तो एक बार फिर से नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कुमार मन्नू के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में। और आज आपके सामने हम एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। पिछला लेक्चर जो हमारा था, 2 लेक्चर हमने लिया है आयोनिक बॉन्ड एंड लैटिस एनर्जी पर, जिसमें काफी डिटेल में हमने आपको बॉन्ड लैंड इक्वेशन के बारे में पढ़ाया और क्लियर किया कि बॉन्ड मेयर वाला आपके सिलेबस में, मतलब वो तो सिलेबस में कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ज्यादा करने की या कैपुन्स की इक्वेशन वगैरह को करना उतना नीडफुल नहीं था। तो उस चीज के बाद आयोनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के बाद अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं पोलराइजेशन। आप इसको बोलने में पहले सावधानी रखें, दिस इज नॉट पोलराइजेशन, पोलराइजेशन नो, दिस इज पोलराइजेशन। आप पोला इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो जो है प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं इसका आएगा, ठीक है। माइंडेड, मैंने बच्चों को बोलते सुना पोलराइजेशन, जी नहीं, पोलराइजेशन क्लियर होनी चाहिए। तो चलिए, एनीवेज आपके प्रोनाउंसिएशन ऑलरेडी हमसे अच्छे हैं, मैं देखते रहता हूं। तो शुरू करते हैं आज आयोनिक बॉन्ड एंड पोलराइजेशन। ध्यान से देखें, सबसे पहले आप एक आइडियल सिचुएशन को देखें। एक आइडियल सिचुएशन वर्सेस एक पोलराइज्ड सिचुएशन देखें। आयोनिक बॉन्डिंग, आइडियल सिचुएशन मतलब आपका, आप समझ रहे हैं, M प्लस गैसियस और X माइनस गैसियस आपका मिल करके MX आयोनिक सॉलिड बनाता है और साथ में यहां से लैटिस एनर्जी रिलीज होती है। यही लैटिस एनर्जी आपका क्या है, मेजर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड की मजबूती को यही रिप्रेजेंट करता है। आप में से बहुत लोगों के दिमाग में यह चलता है कि सर आयोनिक बॉन्ड की स्टेबिलिटी को मैं आयोनिक कैरेक्टर से मेजर करूं या फिर लैटिस एनर्जी से मेजर करूं। ये बहुत लोगों के दिमाग में चलती ये बातें, ये इस टॉपिक में जाके क्लियर होंगी, ठीक है। अगर अभी जल्दबाजी में मैं बोलना चाहूं कि आपके आयोनिक बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, मतलब कौन आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग है, इसका मेजर कौन करेगा, लैटिस एनर्जी या आयोनिक कैरेक्टर? तो मैंने बोला कि दोनों करेगा। बट आप एक चीज को फील करें, लैटिस एनर्जी अगर आप उस आयोनिक बॉन्ड को प्रोवाइड करेंगे तो वो ब्रेक करके जो जाएगा वापस वो आयंस में पहुंचेगा, एटम्स में नहीं। जबकि किसी आयोनिक कंपाउंड का जो हीट ऑफ फॉर्मेशन होता है, जो एक्चुअल स्टेबिलिटी को, आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को बताता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, वो एल्जेब्रिक सम होता है बहुत सारे इंथैल्पीज का, हमने किया बॉर्नेबर साइकिल में। वहां पे एलिमेंटल स्टेट से काउंट होती है क्रिस्टल बनाने की, और लैटिस एनर्जी आयोनिक बॉन्ड को ब्रेक करके वापस उसके गैसियस आयन में कन्वर्ट करता है, ना कि एटम में। इसलिए इस बात को ध्यान दें मैंने क्या बोला है, ठीक है। और रहा सवाल आयोनिक कैरेक्टर, तो आयोनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होने से आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थर्मोडायनामिक्स क्या है, थर्मोडायनामिक्स क्या है, जरा अच्छे से सुने मेरी बात को। थर्मोडायनामिक्स क्या है? आयोनिक कैरेक्टर है थर्मोडायनामिक्स या लैटिस एनर्जी है थर्मोडायनामिक्स? तो आप बोलेंगे सर थर्मोडायनामिक्स तो एनर्जी है, एनर्जेटिक्स तो लैटिस एनर्जी है ना, आयोनिक कैरेक्टर तो फील है, आयोनिक कैरेक्टर एनर्जी नहीं है। तो आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा या कम होना क्या है, नहीं है, वो सारी चीजें कैलकुलेट हो गई है मैथमेटिकली लैटिस एनर्जी में। समझ रहे ना? जैसे आप बोलते हैं किसी एलिमेंट का आयोनाइजेशन एनर्जी एक्स का, ध्यान से सुनो, आयोनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन की ज्यादा है ऑक्सीजन से, तो आयोनाइजेशन एनर्जी साइज पे भी डिपेंड करती है, आयोनाइजेशन एनर्जी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करती है, जेड इफेक्टिव पे भी डिपेंड करती है। तो क्या फैक्टर लगा? एक्चुअली फैक्टर सब लगा, लेकिन कौन कम लगा कौन ज्यादा लगा उसका थर्मोडायनामिक्स तो एनर्जी होगा ना, वैल्यू, एनर्जेटिक्स डिसाइड करेगा ना वो चीज। इसीलिए एनर्जेटिक्स कौन है? क्या आयोनिक कैरेक्टर एनर्जेटिक्स है? बिल्कुल नहीं, आयोनिक कैरेक्टर फील है। समझ रहे ना?
क्योंकि आयोनिक कैरेक्टर आप कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होने से आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो ये एनर्जी को नहीं रिप्रेजेंट करता है। तो ब्रेक करने में स्टेबिलिटी जो है वो तो एनर्जी ना डिसाइड करेगा, इसीलिए लैटिस एनर्जी को आप सर्वे सर्वा बोल सकते हैं। लेकिन कब, जब आप उसको किस रेफरेंस में देखते हैं, आयन में पहुंचाना है, एलिमेंटल स्टेट में पहुंचाना है तब नहीं, तब बहुत सारी चीजें लग जाएंगी उसमें। आयंस में वापस ब्रेक करके पहुंचाना है तब की बात मैं कर रहा हूं। धीरे धीरे चीजें और क्लियर होंगी, अगर अभी आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे तो समझ पाए होंगे। जैसे चलिए अब आगे बढ़ता है। तो हमने बोला कि ये अब एक आइडियल सिचुएशन मतलब हमेशा अनायन कैटायन से बड़ा होता है, हमेशा अनायन कैटायन से बड़ा होता है, कोई इसमें दो राय नहीं है। हमेशा अनायन जो है वो कैटायन से बड़ा होता है। हमने आपको पीछे के लेक्चर में ये बोला है, पीरियोडिक टेबल का जो सबसे छोटा कैटायन है F माइनस, वो भी पीरियोडिक टेबल के थर्ड लार्जेस्ट कैटायन से बड़ा है, थर्ड लार्जेस्ट K प्लस, फर्स्ट लार्जेस्ट CS प्लस, RB प्लस और थर्ड K प्लस। तो सोचो कि अगर CS प्लस RB प्लस को छोड़ दिया जाए, ये बड़े कैटायंस होते हैं, ये दोनों को छोड़ दिया जाए तो पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा कैटायन पीरियोडिक टेबल के सबसे छोटे अनायन से छोटा निकल गया। मतलब क्या है आपके लिए एक इंफॉर्मेशन, सर आंख बंद करके बोलना है कि कैटायन छोटा होता है, अनायन बड़ा होता है। जरा CS प्लस और RB प्लस आए तो थोड़ा एक बार सोच लेना होगा कि यहां कैटायन बड़ा है कि अनायन बड़ा है। बाकी हमेशा आंख बंद करके अनायन को बड़ा करें, अपने बच्चों को भी, स्टूडेंट को, दोस्त मित्र सभी को सिखाएं कि अनायन को बड़ा रखो, RB प्लस CS प्लस में थोड़ा चेक कर लो क्या होगा। ठीक है, चाहे लेड 2 प्लस एग्जाम्पल लेते हैं, लेड 2 प्लस के पास आपके 6 सेल हैं, आप अच्छे से देख ले, और आप F माइनस लेते हैं जिसके पास 2 सेल है, 2 ऑर्बिट है, 2 8, और लेड 2 प्लस के पास 6 ऑर्बिट है, आंख बंद करके बोलेंगे F माइनस बड़ा है Pb2 प्लस। तो अच्छा हमने एक पॉइंट आपको बोला है। ठीक है, तो चलिए आइए, ये एक आइडियल सिचुएशन है, यहां अनडिस्टॉर्टेड आयंस है, अनडिस्टॉर्टेड स्फीयर्स है। कहने का मतलब यहां स्फेरिकल सिमेट्री है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। अच्छे से देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने बोला यहां स्फेरिकल सिमेट्री है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। मतलब अभी आइडियल है, एक ने इलेक्ट्रॉन दिया है और एक ने इलेक्ट्रॉन लिया है, स्फेरिकल सिमेट्री है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। अब क्या है, ध्यान से सुने, नॉन डायरेक्शनल, क्योंकि ये क्रिस्टल में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और ये सिचुएशन है अनडिस्टॉर्टेड स्फीयर ये। अब मैंने बोला लेकिन ये जो सिचुएशन है ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ऐसा आइडियल है, हाइपोथेटिकल, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये आइडियल है, आइडियल सिचुएशन है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस फॉर्म में रहे, इसीलिए हमने लिखा हाइपोथेटिकल। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि Z इफेक्टिव कैटायन का काफी ज्यादा होता है एनायन से। क्या बोला दोस्त हमने बोला Z इफेक्टिव कैटायन का काफी ज्यादा होता है एनायन से। क्लियर है, इसीलिए कैटायन क्या करेगा, एफर्ट्स टू डिस्टॉर्ट anion इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, anion इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यह एफर्ट लगा रहा है कि वो डिस्टॉर्ट हो जाए। मतलब ये चूंकि इसकी Z इफेक्टिव ज्यादा है, इसीलिए ये एफर्ट लगा रहा है इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर कि भाई तू मेरे तरफ शिफ्ट होना शुरू कर। ठीक है, ये जो डिस्टॉर्शन का फेनोमेनन है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। बहुत सिंपल वर्ड में
फेनोमेनन ऑफ जो डिस्टॉर्शन है, इसी डिस्टॉर्शन के फेनोमेनन को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। आप जेड भी लिख सकते हैं पोलराइजेशन में, चलता है। इसी को पोलराइजेशन बोला गया। अच्छे से सुने, इसके वजह से क्या हो गया, अब ध्यान से देखें। ड्यू टू पोलराइजेशन, ध्यान से, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी appears, सम लगा दें, सम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी appears in इंटरन्यूक्लियर जोन, मतलब दोनों न्यूक्लियस के बीच वाले जोन में। अपीयरेंस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, मैं अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं। अपीयरेंस ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, मैंने क्या बोला, देख ले अच्छे से। मैंने बोला कि इस फेनोमेनन की वजह से ये हुआ क्यों, जाहिर सी बात है ये क्यों हुआ। आप कोवेलेंट बॉन्ड में भी पढ़ते हैं फेनोमेनन, क्या कोवेलेंट बॉन्ड में भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई रहती है, बट वो दोनों के बीच में एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन बराबर समय के लिए डिलोकलाइज नहीं करता दोनों के न्यूक्लियस के बीच में। वो किसी एक का एफर्ट ज्यादा होता है जिसका साइज छोटा है, जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, जेड इफेक्टिव ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करके रखता है, तो वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जहां आप नेगेटिव डायपोल बोलते हैं जिसको। तो कोवेलेंट बॉन्ड में भी वो एक फैक्टर कुछ ना कुछ है, बेईमानी वाली। हमेशा आप देखते हैं कि जब दो चीजें मिलकर के किसी चीज को शुरुआत करता तो उसमें एक टेंडेंसी होती है कि कोई एक डोमिनेट करना। ठीक है, हम लोग बिजनेस ही करते हैं तो क्या होता है, दो लोग पार्टनरशिप में करें, बट दोनों का इक्वली नाम नहीं होता, एक का नाम लोग ज्यादा जानते हैं, एक का कम जानते हैं, जो ज्यादा एक्टिव है। यहां भी वो चीजें हैं कि दोनों साथ में है, कैटायन एनायन क्रिस्टल में है अपना, कैटायन एनायन, बट कैटायन के बगल में एनायन और इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है, मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है और ये नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है एनायन। इसीलिए ये पॉजिटिव चार्ज से इसके नेगेटिव चार्ज के डेंसिटी को अपने तरफ खींचेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज होने के लिए नेगेटिव चार्ज चाहिए। तो यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके तरफ शिफ्ट होगी। ध्यान से देखें, ये आइडियल सिचुएशन दिखा रहा हूं पहले, ये डॉटेड जो है वो आइडियल सिचुएशन है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आप समझे अच्छे से, अब ऐसा नहीं होगा। इसका न्यूक्लियस थोड़ा आगे शिफ्ट करेगा, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने के चक्कर में ऐसा हो रहा है, और इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अपने तरफ लाएगा ये। थोड़ा सा इसका न्यूक्लियस क्लियर हो, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैंने दिखाया। तो आप क्या देख रहे हैं, ये बीच वाले जोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो ये तो कोवेलेंट कैरेक्टर है ना, डेवलपिंग कोवेलेंट कैरेक्टर। कौन सा कैरेक्टर डेवलप हुआ, कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड में दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि आयोनिक बॉन्ड में आपने कंप्लीट परमानेंट इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और गेन करने वाले ने परमानेंट कर लिया। कोवेलेंट में क्या होता है, बीच वाले जोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाइब्रेट करता है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का वाइब्रेशन इंटरन्यूक्लियर जोन में। थोड़ा सा इसको छोटा दिखाना होगा, थोड़ा हल्का सा, ये हाइपोथेटिकल वाला और ये एक्चुअल वाला, ठीक है, कैटायन को थोड़ा छोटा तो लेना पड़ेगा ना। तो चलो इस तरह से, अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, समझ रहे ना। यहां पर पॉजिटिव चार्ज थोड़ा नेगेटिव चार्ज से सेटिस्फाई हो रहा है, इसीलिए अब ये आयोनिक बॉन्ड है विथ सम कोवेलेंट कैरेक्टर। मैं बेसिक से बता रहा हूं आपको, कोवेलेंट कैरेक्टर, थोड़े कोवेलेंट कैरेक्टर के साथ अब ये आयोनिक बॉन्ड है, मतलब प्योरली आयोनिक जो था, यहां पे आपने प्योरली आयोनिक बोला,
प्योर आयोनिक। तो प्योर आयोनिक एक हाइपोथेटिकल पॉइंट हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। और बहुत सिंपल चीज, इसमें कुछ नहीं है, बस एक लाइन में आप समझे, इस पेज में कुछ है ही नहीं, इनफैक्ट बेसिक्स के चलते हमने इतना लिख दिया है कि कैटायन के पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी, मतलब इसके जेड इफेक्टिव के कारण, और एनायन का जेड इफेक्टिव कम होता है, इसका इलेक्ट्रॉन लूजली हेल्ड होता है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर एफर्ट लगाया और इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा, जिसके वजह से बीच वाले एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा, और इंटरन्यूक्लियर जोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रेवल करना, वाइब्रेट करना, ये कोवेलेंट कैरेक्टर को दर्शाता है। इसीलिए हमने बोला कि आयोनिक बॉन्ड में थोड़ा कोवेलेंट कैरेक्टर डेवलप हुआ, और इस कंप्लीट डिस्टॉर्शन के फेनोमेनन को डिस्टॉर्ट कर गया। इस डिस्टॉर्शन के फेनोमेनन को आप क्या बोल दे रहे हैं? पोलराइजेशन। ठीक है, तो हमने वही लिखा है, M प्लस का जेड इफेक्टिव काफी ज्यादा है, तो कैटायन एफर्ट्स टू डिस्टॉर्ट एनायन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फेनोमेनन ऑफ डिस्टॉर्शन, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में दो चीजें हो गई, एक ध्यान से पावर ऑफ कैटायन खींचने की, और दूसरा कैपेबिलिटीज ऑफ एनायन इसके तरफ आने की, कैपेबिलिटी ऑफ एनायन इलेक्ट्रॉन भेजने की। दो चीजें मिलकर के पोलराइजेशन हो रही है, एक कैटायन खींचेगा, कैटायन का पुलिंग एबिलिटी, और सेकंड अनायन का सरेंडरिंग एबिलिटी, अनायन का शिफ्टिंग एबिलिटी। तो दो चीजें पोलराइजेशन में है। मैं अगले पेज में इन दोनों को अब इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको। बहुत बेसिक लेवल से हमने समझाया है, उम्मीद है यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। प्लीज स्क्रीनशॉट। पोलराइजेशन में अब जो दो बातें हैं, ठीक है, ध्यान से, वो दो चीजें हैं, पोलराइजेशन इन आयोनिक बॉन्ड इज ड्यू टू दो वजहों से। पहला, ध्यान से, हमने जो बोला पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ध्यान से, द एनायन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स इटसेल्फ, खुद के तरफ जो वो खींच रहा है, कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। क्या बोलते हैं आप इसको? पोलराइजिंग पावर। ठीक है, पोलराइजिंग पावर, पीपीवी शॉर्ट में लिख सकते हैं। अच्छे से देखें, तो हमने बोला कि पावर ऑफ कैटायन टू डिस्टॉर्ट द एनायन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एनायन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो डिस्टर्ब करने की टेंडेंसी है बाय डेंसिटी, सॉरी डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ सही है, टुवर्ड्स इटसेल्फ। इस चीज को हमने बोला पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, पीपी ऑफ कैटायन। और दूसरा, ये पोलराइजेशन की घटना में एक पॉइंट और है। क्या है वो पॉइंट?
ध्यान से देखें, एबिलिटी ऑफ एन आयन, ability of an ion to get distorted, ये distorted हो जाए under the influence of polarizing ability of cation, कैटायन के पोलराइजिंग एबिलिटी मतलब वो अपने तरफ वो खींच रहा है, पुल कर रहा है, सम्मोहन कर रहा है, और उस एबिलिटी से प्रभावित होके, इन्फ्लुएंस्ड होके एनायन की वो एबिलिटी, जिस एबिलिटी के वजह से वो इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को डिस्टॉर्ट हो जाने दे रहा है, दिस इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड पोलराइजिबिलिटी। ध्यान से देखेंगे। अब मेरा पॉइंट है कि आखिर वो कैटायन का पावर किन चीजों पर डिपेंड करेगा। ध्यान से सुने, मेरे कैटायन को ये पावर खींचने की कब ज्यादा होगी और मेरे एनायन को इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी। दो बातें हैं, इसका पोलराइजिंग पावर और इसकी पोलराइजिबिलिटी। ठीक है, ध्यान से देखें। तो ये पोलराइजिंग पावर कब ज्यादा होएगी? बहुत सिंपल सी बात है, पुलिंग पावर जब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, जब इसकी जेड इफेक्टिव ज्यादा हो, जब इसका साइज छोटा हो, उससे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा होने से होगा। ध्यान से सुनेंगे, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी हो उतनी इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही है ना, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तभी तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। और नेक्स्ट, पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग n-1 d10 और n-2 f14, इस केस में शिल्डिंग पुअर होती है। तो जब भी पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग आएगा तो पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग के समय में कैटायन का एफर्ट ज्यादा होगा एनायन पर, क्योंकि ये इसके न्यूक्लियस को ये शिल्ड नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रॉन्स जब भी d10 f14 आएगा पुअरली शिल्ड करेगा, तो इसका न्यूक्लियर चार्ज का एफर्ट इधर बाहर पेरिफेरी पर ज्यादा होएगा। तो इसलिए यह सिचुएशन है। अब वहीं पर मैं बात करूं पोलराइजिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी कब ज्यादा होगी? तो पोलराइजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी के लिए सबसे पहला पॉइंट होगा इसका साइज, सबसे पहला पॉइंट। और नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी ज्यादा चाहिए। आप समझ रहे हैं, जितना बड़ा साइज हो इसके द्वारा पोलराइज करना उतना आसान होगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना अपने तरफ। और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो उससे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ेगी। समझ रहे हैं मेरी बातों को? जितने नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो उससे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी भी बढ़ेगी। इसीलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइज R-। क्लियर है? अब इसको मैं करके दिखाता हूं अगले पेज में, एप्लीकेशन में लगाता हूं, एग्जांपल्स लाता हूं और पोलराइजिंग पावर और पोलराइजिबिलिटी। क्योंकि यदि आपकी पोलराइजिंग पावर आपका ज्यादा हुआ और यदि आपके एनायन की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा हुई तो यहां का, इस बीच का जो पोलराइजेशन फेनोमेनन है वो भी ज्यादा हो जाएगा। और जितना पोलराइजेशन फेनोमेनन ज्यादा होगा इस बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जितना पोलराइजेशन फेनोमेनन ज्यादा होगा उतनी ज्यादा यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। और जितनी ज्यादा यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, बहुत सिंपल है, इससे हम बोल पाएंगे कि इसमें कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर कम हो रहा। अगले पेज में एक्सप्लेन करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले प्लीज जल्दी से।
तो आइए अब हम लोग इस पेज में पोलराइजिंग पावर को पहले समझने की कोशिश करें, फिर पोलराइजिबिलिटी पर चलेंगे। आ जाइए अच्छे से देखें। पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन, आपने क्या देखा सर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था चार्ज, सर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था साइज, और सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग। एक्चुअली एक बार फिर से ये दोनों मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये दोनों मैथमेटिकल फैक्टर है, लेकिन ये जो है ये एक बार फिर से फीलिंग है। नहीं, ये मैथमेटिकल चीज नहीं, इसका कैलकुलेशन नहीं हो सकता। जैसे चार्ज का कैलकुलेशन होगा, दिखेगा कितना प्लस है, साइज का कैलकुलेशन होगा, लेकिन पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग का कैलकुलेशन थोड़ी ना होता। वो तो फील है, D10F14 आना, उसके कारण शिल्डिंग पुअर होना। और अगर D10F14 किसी एलिमेंट के अंदर आता है तो शिल्डिंग पुअर और ऑटोमेटिकली साइज छोटी हो जाएगी। इतना तो समझ पा रहे होंगे बेसिक से आप लोग। तो जब इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया जाए, सो पोलराइजिंग पावर ऑफ अ कैटायन इज मैथमेटिकली, ध्यान से देखेंगे, मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज फाई आयोनिक पोटेंशियल। एक टर्म, आयोनाइजेशन नहीं रहे, आयोनिक पोटेंशियल फाई इक्वल्स टू Z प्लस बाई R प्लस। आप साइज एंगस्ट्रॉम में लिखें कि पिकोमीटर में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे कैटायन के लिए फिर एक ही यूनिट में लिखेंगे। अगर पिकोमीटर में लिखते हैं तो सबके लिए पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में लिखते हैं तो सबके लिए एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे। ऐसा नहीं कि एक कंपेयर करने में एक का पिकोमीटर लिख रहे हैं और एक का एंगस्ट्रॉम लिख रहे हैं, सबका सेम लिखेंगे। ठीक है, अच्छे से देखें। तो हमने क्या बोला दोस्त? बोलोगे कि सर फॉर्मूले में आपका ये तो नहीं दिख रहा है। ये इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने क्या बोला, ये कोई मैथ्स नहीं है, ये फील है। शिल्डिंग अगर पुअर होगी तो ऑटोमेटिकली साइज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा। इसीलिए Z प्लस बाय R प्लस कैटायन का चार्ज और साइज का जब आप रेशियो वैल्यू निकालेंगे तो इसको पोलराइजिंग पावर को हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका मैथमेटिकल नेम एक नाम हमने दिया आयोनिक पोटेंशियल फाई। ठीक है, आ जाइए अच्छे से। तो अब अगर मैं एग्जांपल्स में बोलूं, पहला एग्जांपल मैं बोलूं कि आप Li प्लस, अच्छे से देखिए, एल्कली मेटल कैटायन लेते हैं, Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, Cs प्लस। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ऊपर जाने पर कैटायन का साइज घटेगा, इसके कारण सर फाई बढ़ गया, मतलब पोलराइजिंग पावर बढ़ गया। बहुत सिंपल एग्जांपल। ठीक है, अगर मैं बोलूं कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, 2a प्लस में भी ले लोगे तो यही बातें हो जाएंगी, Be2 प्लस से लेके Ba2 प्लस तक पोलराइजिंग पावर ऊपर बढ़ जाएगा साइज के घटने से। सर ये सब क्यों बच्चों वाली चीजें सिखा रहे हो? बिल्कुल नहीं। चलिए आ जाइए, मैं क्या करता हूं, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पीरियड कैटायंस, कुछ कैटायंस को लेता हूं, अच्छे से देखेंगे आप। एक साथ मैं ज्यादा एग्जांपल्स उठा रहा हूं, मतलब Li प्लस, Na प्लस, K प्लस, Be2 प्लस, Mg2 प्लस, Ca2 प्लस। ठीक से देखिए, बोरॉन 3 प्लस, एल्यूमिनियम 3 प्लस, थोड़ी देर के लिए गैलियम 3 प्लस को छोड़ दे रहा हूं, थोड़ी देर के लिए जान के छोड़ रहा हूं। अब इसमें अपने को इन सब का पोलराइजिंग पावर डिस्कस करना है। यह आसान नहीं होगा। फाइव, तो सबसे पहले ये दो चीज का फंक्शन है, एक साइज का और दूसरा चार्ज का। तो चार्ज तो दिख रहा है सबका, दिख क्या नहीं रहा? साइज। तो आइए आप इनके साइज का ऑर्डर पहले सोचें, ध्यान से इनका साइज सोचें। R0 न्यूट्रल एटम, अगर ये
3 3 6 2 8 एलिमेंट अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो इन 8 का साइज सोचे। साइज किधर बढ़ता है? लेफ्ट एंड डाउन, चाहे न्यूट्रल हो तब भी या फिर कटायन हो तब भी बढ़ता है। न्यूट्रल हो तब भी या कटायन हो तब भी। तो न्यूट्रल एलिमेंट के साइज में जब आप जाएंगे तो सबसे बड़ा पोटेशियम, इसके बाद सोडियम और कैल्शियम में डायगोनल एलिमेंट बड़ा होगा क्योंकि इसके पास ऑर्बिट ज्यादा है, हमेशा डायगोनल एलिमेंट बड़ा होता है। एल्यूमिनियम जर्मेनियम में उल्टा हो जाता है क्योंकि एल्यूमिनियम गैलियम में साइज का ट्रेंड उल्टा है, हमने बताया आपको। एल्यूमिनियम जैसे यहां मान लो डायगोनल में लोग एल्यूमिनियम और जर्मेनियम, हमने बोला डायगोनल बड़ा होता है। सर क्या बोल रहे हो एक बार फिर से? चलो मैं यहां रफ में डिस्कस कर दे रहा हूं, फिर मैं मिटा भी दूंगा। जैसे मैंने बोला, मान लो आपने लिया लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, और मैंने पूछा कि लिथियम और मैग्नीशियम में कौन बड़ा। तो आप कोई बोल सकता है सर लिथियम लेफ्ट है इसलिए लिथियम बड़ा है मैग्नीशियम से, और कोई बोलता है सर इसके पास तो 2 ही सेल है, इसके पास 3 सेल है सर इसलिए लिथियम बड़ा से बड़ा है मैग्नीशियम। तो मैं बोलूं कि क्या होगा, ऐसे अगर सोचना तो जरा सोचो ध्यान से। राइट गया तो साइज छोटा हुआ, यहां से यहां पहुंचना है तो पहले यहां पहुंचो फिर यहां। तो जब आप लिथियम से बेरिलियम पहुंचे तो राइट साइड जाने पे साइज छोटा हुआ, लेकिन सेल तो वही है, इसीलिए साइज छोटा हुआ कम से, लेकिन सेल बढ़ा जब तो साइज बड़ा हुआ ज्यादा से, तो कुल मिला के साइज बड़ा हो गया। इसीलिए ध्यान रखें डायगोनल एलिमेंट बड़ा होगा। मतलब सर हां, मतलब यही लिथियम से बड़ा होगा मैग्नीशियम, सोडियम से बड़ा होगा कैल्शियम। सर कोई दूसरा ब्लॉक वगैरह भी निकाल सकते हैं क्या उधर, मतलब एसपी ब्लॉक वाले में भी जा सकते हैं, क्यों नहीं? मान लो कि आप यही लेते हो गैलियम इंडियम, और यहां क्या है बगल में टीन और यहां लेड, तो इंडियम है ना, इस तरह से डायगोनल कुछ भी ले लो। जैसे मान लो यहां ले लो टीन, क्या है यहां एल्यूमिनियम, गैलियम और इंडियम, नहीं सॉरी यहां टीन लेड, तो गैलियम से बड़ा हो गया कौन कौन एलिमेंट यहां डायगोनल, कौन एलिमेंट हो गया? गैलियम जर्मेनियम टीन हुआ ना। ये ऐसे लिख दो ना, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेल्यूरियम। जैसे मान लो अगर आर्सेनिक और टेल्यूरियम डिस्कस करना तो आर्सेनिक से बड़ा हो गया टेल्यूरियम। जैसे मान लो इस तरह से, अगर मान लो कि यहां लेना है सल्फर, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन, सल्फर और ब्रोमीन डिस्कस करना तो सल्फर से बड़ा हुआ ब्रोमीन। राइट क्यों ले रहा हूं? लेफ्ट तो और आसान है, लेफ्ट डायगोनल तो और बड़ा होगा, इधर भी बड़ा इधर भी बड़ा, तो राइट डायगोनल में डायगोनल बड़ा। अब लेकिन वहीं पर एल्यूमिनियम जर्मेनियम अगर है, अच्छे से देख लो, बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम, और यहां है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम और धीरे धीरे ब्रोमीन, तो लेफ्ट साइज बढ़ता है। और एल्यूमिनियम गैलियम में आपको पता है कि ऊपर बढ़ता है, एल्यूमिनियम बड़ा है गैलियम से, तो यहां डायगोनल बड़ा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहीं पर रिलेशन उल्टा है, इसीलिए एल्यूमिनियम जर्मेनियम में एल्यूमिनियम बड़ा हो गया जर्मेनियम से। तो ये वाला अगर छोड़ दे तो डायगोनल एलिमेंट बड़ा है मोस्ट ऑफ द टाइम। और फिर उसके बाद ये अगर डायगोनल वाला कहीं फेल होगा तो रबिडियम सीजियम के पास आके, क्योंकि पोटेशियम के डायगोनल में कौन है यहां? स्ट्रोंसियम, और है ना रबिडियम के डायगोनल में कौन है यहां? कौन है यहां पे जरा देख ले, ये वाला बैरियम। तो जरा सोचे अच्छे से, जरा सोचे, यहां पे फेल हो जाएगा क्योंकि पोटेशियम थर्ड लार्जेस्ट है, मतलब पोटेशियम बैरियम से भी बड़ा, बस यही फेल हो सकता, हमने पीछे पढ़ाया भी है। यहां एक फेल हो सकता है क्योंकि पोटेशियम सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल से बड़ा, लेकिन उससे ऊपर फॉलो होता है, इसीलिए ठीक है, पोटेशियम सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल से बड़ा है, सारे मतलब सारे से बड़ा, तो पोटेशियम बैरियम से भी बड़ा, वहां एक डायगोनल रूल फेल हो जाएगा आपका, और एक एल्यूमिनियम जर्मेनियम के पास, बाकी डायगोनल फेल नहीं होगा। डायगोनल एलिमेंट को आप आराम से बड़ा कर सकते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को जब भी आप कंपेयर करते हैं। तो चलिए आइए मैं इसको मिटाता हूं फिलहाल। अब आ जाओ, मैंने बोला पोटेशियम के बाद क्या, सोडियम या कैल्शियम? तो बोलोगे सर अभी अभी आपने सिखाया है डायगोनल एलिमेंट बड़ा होगा नीचे वाला, ठीक है, तो पोटेशियम सोडियम और कैल्शियम में कौन बड़ा होगा? कैल्शियम। अब मेरा ये 2 निकल गया, अब सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम कौन बड़ा होगा?
सोडियम क्योंकि लेफ्ट बड़ा होता है। अब लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कौन बड़ा होगा? डायगोनल। मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, और तब लिथियम, और सबसे छोटा बेरिलियम। कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से देख ले, बढ़िया से आप देख ले, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छे से आप देखें। मैं न्यूट्रल का डिस्कस कर रहा हूं ठीक से। लिथियम से बड़ा मैग्नीशियम, तो मैंने लिथियम से आगे लिखा है। एल्यूमिनियम का रहा सवाल, तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम अगल बगल एलिमेंट है, तो जाहिर सी बात है फिर से लिथियम से बड़ा हो गया एल्यूमिनियम। तो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, थर्ड पीरियड का एलिमेंट, लिथियम, बेरिलियम, और एक छूट गया अगर बोरॉन, तो बोरॉन भी लगा ले। अब इसके बाद मैं लिखता हूं साइज R प्लस में, अच्छे से देखें। तो अभी भी R प्लस में लेफ्ट एंड डाउन होगा, तो सबसे बड़ा तो अभी भी K प्लस होगा। अब मेरा अगला सवाल है Na प्लस और Ca2 प्लस में सोडियम कैल्शियम का नेचर देखें। सोडियम कैल्शियम में कौन बड़ा है? डायगोनली कैल्शियम, लेकिन इस पर 2 प्लस आ गया, इसीलिए उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया? चूंकि पॉजिटिव चार्ज आने से साइज काफी तेजी से छोटा होता है, तो पहली बात तो सोडियम कैल्शियम में आराम से सोचे, हड़बड़ाए नहीं। सोडियम कैल्शियम में पहली बात तो कैल्शियम बड़ा है सोडियम से, डायगोनल। अब जब 1 प्लस आया तो सोडियम भी छोटा, बट कैल्शियम पर 2 प्लस आया तो वो काफी छोटा, इसलिए रिजल्ट पलट गया। क्लियर है? अच्छे से देखें, मैंने बोला सोडियम से बड़ा कैल्शियम, बट Na प्लस बड़ा Ca2 प्लस। बोलोगे सर क्या और कहीं पर यह बात लगेगी? तो जैसे देख लो, लिथियम और मैग्नीशियम में अभी अभी आपने क्या देखा, कौन बड़ा? मैग्नीशियम। बट लिथियम पर 1 प्लस लगाओ और मैग्नीशियम पर 2 प्लस लगाओ तो कौन बड़ा? ये, और ये करीब करीब बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इन दोनों का साइज, आयोनिक साइज करीब करीब बराबर होता है, न्यूट्रल नहीं, आयोनिक। तो आपको मैंने ये बताया डायगोनल एलिमेंट में ये हिसाब किताब। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल देखो, लिथियम और कैल्शियम में कौन बड़ा? तो डायगोनल में मैग्नीशियम बड़ा, कैल्शियम में तो 1 सेल और है, तो ये तो काफी बड़ा हो गया दोस्त। डायगोनल में मैग्नीशियम है, वही बड़ा था, न्यूट्रल में बात कर रहा हूं। तो न्यूट्रल में तो कैल्शियम में 1 सेल और बड़ा, काफी बड़ा। तो अब अगर मैं इस पर 1 प्लस लगाऊं और इस पर 2 प्लस लगाऊं तो क्या उलट जाएगा? नहीं। क्यों नहीं उल्टेगा? क्योंकि ये 2 सेल का अंतर था, काफी बड़ा था, इसीलिए Li प्लस से बड़ा रह जाएगा Ca2 प्लस पॉइंट। कितना अच्छा एग्जांपल मैंने डिस्कस किया, बहुत बढ़िया एग्जांपल मैंने डिस्कस किया। Li से डायगोनल के भी नीचे काफी बड़ा था Ca, तो जब इस पर 1 प्लस लगाया और इस पर 2 प्लस लगाया तो अल्टीमेटली अभी भी यही बड़ा है, क्योंकि इस पर 2 प्लस है बट 2 सेल वहां से ज्यादा। तो आ जाओ, अगर मैं अब इस एग्जांपल में रोम करूं फिर से, तो K प्लस इन दोनों में उलट गया तो Na प्लस, अब Li प्लस या Ca2 प्लस, तो Ca2 प्लस। अब Li प्लस या Mg2 प्लस, तो Li प्लस, अभी अभी हमने पढ़ा, Li प्लस के बाद Mg2 प्लस। अब आ जाओ, अब अपने पास बेरिलियम और एल्यूमिनियम बच रहा, अच्छे से सुने। बेरिलियम एल्यूमिनियम में कौन ज्यादा? डायगोनली ज्यादा। अब अगर बेरिलियम पर मैं 2 प्लस लूं और एल्यूमिनियम पर 3 प्लस लूं तो किसको ज्यादा होना चाहिए? इसको, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेरिलियम 2 प्लस बड़ा होता है एल्यूमिनियम 3 प्लस से, सॉरी, एल्यूमिनियम 3 प्लस बड़ा होता है बेरिलियम 2 प्लस से। आपको यह याद रखना होगा, क्योंकि यह हमेशा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर के साथ आता है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ आता है। और आप जानते हैं शायद या नहीं जानते, मेरे को नहीं पता, कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत बड़ा फैक्टर होता है साइज को बढ़ाने के लिए। सर क्या बोल रहे हो? बहुत बड़ा फैक्टर। सर कितना बड़ा? कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने से फील्ड एक्सपैंड करता है,
जब आप कैटायन के कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब कैटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर, मान लो किसी कैटायन का 6 है, मान लो K प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, आराम से देखें, वीडियो पर से जाना बिल्कुल मना है। मैंने बोला कि अगर मान लो, मैंने बोला कि कैटायन का साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोऑर्डिनेशन नंबर के, लार्जली, मतलब मान लो K प्लस अगर आपने लिया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो भाई साहब इससे K प्लस बड़ा हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 8 वाला, इससे बड़ा हो जाएगा K प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 10 वाला। मतलब अगर K प्लस के चारों ओर 6 एनायन है और अगर 8 एनायन है, तो 8 एनायन को पकड़ने के लिए उसका फील्ड एक्सपैंड करेगा। जितना एक्सपैंड करेगा तो साइज क्या होगा कैटायन का, एक्सपैंड करेगा, बढ़ेगा। मैं आपको एक जादू वाली चीजें दिखा रहा हूं, आपको समझ में तो आ रहा होगा। टिटेनियम 2 प्लस बड़ा होगा टिटेनियम 3 प्लस से, लेकिन अगर ऐसा मैं कर दूं कि टिटेनियम 2 प्लस के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर दूं और टिटेनियम 3 प्लस के पास कोऑर्डिनेशन नंबर 8 कर दूं, जान लो ये बड़ा हो जाएगा। अब क्या जानना दोस्त, अब क्या है, अब तो क्लियर हो गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। टिटेनियम 2 को आप बोलते हैं टिटेनियम 3 से बड़ा है, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने बोला कि टिटेनियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लो और 3 प्लस का मान लो 8 लो। जब नहीं कुछ लिखा है तो सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है, मैंने लिख दिया कि 3 प्लस का 8 कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जब 8 मैंने कर दिया, अब ये देखो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है फिर भी साइज बड़ा है। तो साइज को सिर्फ आपका सेल ही प्रभावित नहीं करता है, चार्ज ही प्रभावित नहीं करता है। हायर लेवल पे डेप्थ में जब इनऑर्गेनिक सीखे तो कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत तेजी से प्रभावित करता है, और इतनी ही तेजी से एक और चीज प्रभावित करता है, वो होता है स्पिन, इनर या आउटर। मतलब वो इनर आउटर छोड़िए ना, हाई या लो, वो भी एक फैक्टर होता है। हाई स्पिन वाले का साइज बहुत बड़ा होता है। आयरन 2 प्लस अगर आप लेते हैं लो स्पिन और आयरन 3 प्लस ले लेते हैं हाई स्पिन, तो आयरन 3 प्लस बड़ा हो जाएगा 2 प्लस से। लेकिन छोड़िए, हटाइए, उतने का इस्तेमाल नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होगा। तो चलिए आ जाइए, मैंने बोला कि बेरिलियम 2 प्लस, और जैसे मैंने बोला बेरिलियम से बड़ा है एल्यूमिनियम, तो अगर बेरिलियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस करूं तो अनडाउटेबली बड़ा होना चाहिए किसको दोस्त, बेरिलियम 2 प्लस को। लेकिन बेरिलियम 2 प्लस जब भी आता है तो आप सभी को पता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ आता है, और एल्यूमिनियम 3 प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के साथ आता है, वो 4 के साथ नहीं आता। तो जब वो 6 के साथ आएगा, ये 4 के, उसको बड़ा होना ही है। इसीलिए बेरिलियम 2 प्लस से बड़ा है एल्यूमिनियम 3 प्लस। क्लियर है? तो चलिए आइए, बहुत अच्छी चीजें यहां पे हम लोगों ने डिस्कस करी हैं लोग। अगला नंबर किसका, एल्यूमिनियम 3 प्लस, तब बेरिलियम 2 प्लस, और तब बोरॉन 3 प्लस। तो हमने साइज का न्यूट्रल में स्टेट में ऑर्डर लगाया, और हमने कटायन का भी ऑर्डर लगाया, और बड़ी मजेदार चीजें थी इसमें। हमने बहुत सारी बातें की, डायगोनल वाला आपको रिलेशनशिप भी दिखाया कि साइज में क्या आता है हिसाब किताब, और हम लोगों ने काफी बहुत सारा एग्जांपल एक साथ लिया। उम्मीद है आप एंजॉय कर रहे होंगे, हाँ या ना मेरे को बताएं। और चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले प्लीज। चलिए अब हम लोग आज के 4th पेज में चीजों को आगे बढ़ाते हैं। क्या, तो वहां से अब पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर लिखते हैं। हालांकि मैंने मिटा दिया तो उसको नहीं हटाना चाहिए था। फाई का ऑर्डर यहां लिख दे रहा हूं मैं, Li प्लस Na प्लस अच्छे से दोस्त वीडियो पर बने रहें। आप लोगों को वीडियो पर बनाए रखने के लिए वो धांसू सर वाली ट्रिक मेरे को आती नहीं है, नहीं तो मैं वो अपनाता। गाना भी गाने नहीं आता, नहीं तो वो भी 2-4 कुछ गुनगुना करके सुना देता, उससे भी आप वीडियो देखते लगातार। चलिए, तो इसमें पहले अब साइज का ट्रेंड मैंने क्या लिया, आर नॉट, यहां लिख दे रहा हूं एक बार फिर से, पोटेशियम, आर नॉट कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, और R प्लस क्या आया, K प्लस, उसके बाद Na प्लस, Ca2 प्लस, Li प्लस, Mg2 प्लस, और Li प्लस की साइज इक्विवेलेंट होती है, आपको याद रखनी है। और फिर हमने लिया एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, बेरिलियम 2 प्लस, हमने बोला ये एक एबनॉर्मल बिहेवियर है, याद रखना है। और बोरॉन ट्रिपल प्लस सबसे छोटा। अब पोलराइजिंग पावर, सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर के लिए आपने जो फैक्टर पढ़ा उसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है चार्ज। ध्यान से देखें, सेकंड नंबर पे सबसे बड़ा फैक्टर, सेकंड नंबर पे साइज नहीं, D10 और F14, ये हमेशा याद रखें आप, ये बहुत बड़ा फैक्टर है ये दो, और बाद में जाकर के आप साइज लगाएं। ठीक है, ये चीज को आप ध्यान रखें, सबसे पहले लगाएं चार्ज, फिर लगाएं आप पुअरिंग ऑफ शील्डिंग, और बाद में जाके लगाएं साइज। हमेशा पोलराइजिंग पावर के लिए आप इस ऑर्डर में चीजों को लगाना शुरू करें। ठीक है, तो आइए, अब मैंने बोला पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, जाहिर सी बात है साइज में भी छोटा यही और चार्ज भी इसी का ज्यादा है। अब इसके बाद कौन सा आएगा, बोरॉन 3 प्लस के बाद बेरिलियम 2 प्लस या एल्यूमिनियम 3 प्लस। अच्छे से सोचें, चूंकि एल्यूमिनियम 3 प्लस का साइज बेरिलियम 2 प्लस से बड़ा है, 5 में बेरिलियम 2 प्लस ज्यादा है एल्यूमिनियम 3 प्लस से। ध्यान से सुने, इसके बाद अच्छे से मेरी बात को सुन ले, साइज में बेरिलियम 2 प्लस छोटा है, एल्यूमिनियम 3 प्लस बड़ा है कोऑर्डिनेशन नंबर के कारण, तो इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन वहीं पर इसके बाद अगर लें, क्या लें हम लोग, ध्यान से देखें, Li प्लस या Mg2 प्लस, तो चार्ज में भी यही ज्यादा है और साइज में भी यही छोटा है, इसीलिए Mg2 प्लस। फिर Li प्लस, क्योंकि पोलराइजिंग पावर किधर बढ़ेगा, राइट और अप ना, चार्ज जिधर ज्यादा और साइज छोटा है, तो सबसे ज्यादा बेरिलियम, बोरॉन ट्रिपल प्लस, उसके बाद इन दोनों में मैंने बोला कि इसका छोटा साइज है, तो बेरिलियम 2 प्लस, फिर एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस। अब इन दोनों में फिर इसका ज्यादा होगा क्योंकि चार्ज ज्यादा है और साइज भी छोटा है, Mg2 प्लस। अब Li प्लस, फिर Na प्लस, पहले आ जाए Li प्लस। अब फिर Ca2 प्लस में चार्ज ज्यादा है, लेकिन ध्यान दें साइज काफी बड़ा है, इसीलिए Ca2 प्लस, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये भी। तब Na प्लस, तब K प्लस। बहुत शानदार, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। फिर से देख ले एक बार, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन एक्सेप्टेड नहीं है इस टॉपिक में, बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। सबसे ज्यादा मैंने क्या बोला, बोरॉन ट्रिपल प्लस, पोलराइजिंग पावर की बातें हो रही है। उसके बाद मैंने बोला कि आना चाहिए एल्यूमिनियम ट्रिपल प्लस, बट यहां तो साइज में रेसिप्रोकल वाला हिसाब किताब उल्टा आ गया, तो बेरिलियम 2 प्लस, तब एल्यूमिनियम 3 प्लस। अब एल्यूमिनियम 3 प्लस के बाद Mg2 प्लस, फिर Li प्लस, तब Ca2 प्लस। Ca2 प्लस पहले नहीं, क्यों, क्योंकि साइज में Li प्लस काफी छोटा था, Ca2 प्लस से हमने पिछले जगह पे किया है, यहां पे भी किया ना, साइज में Li प्लस काफी छोटा, तो Li प्लस, फिर Ca2 प्लस, तब Na प्लस, तब K प्लस, हमने पोलराइजिंग पावर लिखा। लेकिन यहां पर एक मैसेज और है, ये जो Li प्लस और Mg2 प्लस है, इसका पोलराइजिंग पावर बहुत क्लोज है, जबकि बेरिलियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस का उतना क्लोज नहीं है। फिर बोरॉन ट्रिपल प्लस और Si पर 4 प्लस का फिर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, क्या पोलराइजिंग पावर, ध्यान से देखो, कंपैरेबल। चलो यहां पे दाहिने तरफ लिखता हूं, जगह की कमी है नहीं तो फिर क्यों स्ट्रेस लेना। मैंने बोला 10 diagonal members having comparable or similar ionic potential values, that is comparable polarizing power of cation।
ठीक है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि डायगोनल मेंबर्स के बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाते हैं। क्योंकि इनके जब कंपाउंड बनेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका पोलराइजेशन ऑलमोस्ट एक लेवल का होगा, तो बहुत सारा प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाता है, एक तरह का हो जाता है। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। लोअर लेवल पे हम लोग इस चीज को पढ़ते हैं, अपर लेवल पे हम लोग जाकर के ये सब फालतू रिलेशनशिप, कोई काम धाम का नहीं, लेकिन पढ़ना होता आप लोग को तो आप बोलेंगे। ड्यू टू दिस मेनी properties of diagonal members are similar or comparable। इस चीज के वजह से कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। क्या नाम दिया हमने? डायगोनल रिलेशनशिप। फालतू का, बेवजह, लेकिन है तो पढ़ना ही है। तो डायगोनल रिलेशनशिप कौन कौन शो करता है? बेरिलियम मैग्नीशियम, ये सबसे बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, बेरिलियम एल्यूमिनियम, इसमें ये ज्यादा है। बेरिलियम एल्यूमिनियम, इसमें ये ज्यादा है। ये अच्छा एग्जाम्पल है, कमजोर एग्जाम्पल है। सही है, ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है बेरिलियम मैग्नीशियम, ये अच्छा एग्जाम्पल है। और ये पुअर रिलेशनशिप, मतलब इसमें स्ट्रॉन्ग डायगोनल रिलेशनशिप है। अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए, 4 पेयर देके कहां पर डायगोनल रिलेशनशिप सबसे इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव रिलेशनशिप है। और बोरॉन सिलिकॉन आते आते ये पुअर रिलेशनशिप है। एक दो एग्जाम्पल आप डिस्कस भी कर सकते हैं, जैसे मान लो अगर आपने लिया बेरिलियम और एल्यूमिनियम, तो आप देख लें, जैसे मान लें अगर आप लेते हैं, ध्यान से देखें, BeX2 ऑलमोस्ट कोवेलेंट होता है ना, AlX3 ऑलमोस्ट कोवेलेंट, AlF3 छोड़ के। आप जानते हैं बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक, आप जानते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक। बहुत सारे प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएंगे। आप जानते हैं बेरिलियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.8 और एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 1.6। बहुत सारे प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगे, सिमिलर होंगे। लिथियम मैग्नीशियम में तो ढूंढेंगे तो और ज्यादा क्लोज मिलेगा, वहां तो आप हाइड्रेशन बिहेवियर से लेकर के वाटर होल्डिंग एबिलिटी से लेकर के बहुत सारी चीजें, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। क्रिस्टलाइजेशन वगैरह भी बहुत कुछ वहां पर सिमिलैरिटीज है। कभी मौका मिलेगा तो उन सब चीजों को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अगले पेज में और अच्छे अच्छे एग्जांपल्स को लाता हूं यहां पर और आपको दिखाता हूं, मुलाकात करवाता हूं, प्लीज। तो आइए मित्रों, हम लोग भी अब मोदी जी की तरफ थोड़ा फेंकें, क्या कुछ एग्जांपल्स फेंकें। चलिए आ जाइए। तो हमने दिखाया कि ये बड़ा अच्छा एग्जांपल हमने लिया। तो पहला एल्कली मेटल का लिया था, दूसरा एल्कलाइन अर्थ मेटल का, और तीसरा हमने सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड का कटायंस का पोलराइजिंग पावर देखा, जो बहुत बढ़िया था, उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स थे। अब लेता हूं चौथा एग्जांपल, कुछ और लेता हूं। मान लो Cu प्लस Ag प्लस Au प्लस। देखो यहीं पे क्लियर हो जाएगा अगर किन्हीं के मन में ये डाउट है, सीडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वाली चीजें। देखिए अब पॉइंट क्या है कि आपको साइज, अगर ट्रांजिशन मेटल्स में आप साइज को अगर जानना चाह रहे हैं,
हालांकि हमने पढ़ाया है, फिर भी आप देख लें। ट्रांजिशन मेटल्स, इसमें साइज, तो जनरली साइज सबसे बड़ा 5D का और 4D का क्लोज होता है, और सबसे छोटा 3D का। लेकिन जब आप इसी का न्यूट्रल स्टेट में जाते हैं, सॉरी कैटायनिक स्टेट में, तो रेगुलर हो जाता है 5D, तब 4D, और तब 3D। शायद आपको पता होगा, हमने पीछे किया भी। लेकिन न्यूट्रल में 5 और 4 क्लोज हो जाता है साइज, और कैटायन में आके रेगुलर होता है। कभी कभी ये भी क्लोज होता है, जैसे हॉफनियम 4+ और जिरकोनियम लेंगे तो वहां पर हॉफनियम 4+ की साइज जिरकोनियम 4+ से थोड़ी सी ज्यादा है, ठीक है। तो कभी कभी ज्यादा भी रह जाती है, कभी क्लोज भी हो जाती है। एनीवेज, ये ऑर्डर है। तो साइज में अब यहां से लेकर के हम नीचे की तरफ थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, बट यहां पे देखें तो 4s0 3D10 है, और यहां पे देखें तो 5s0 4D10 है। अब यहां देखें तो 6s0 4f14 और 5D10 है। हमने स्पष्ट बोला था शिल्डिंग बड़ा फैक्टर है, चार्ज के बाद अगला फैक्टर शिल्डिंग ही है। आप क्या देख रहे हैं, शिल्डिंग पुअर हो रहा है, 3D से पुअर शिल्डिंग है 4D का, सेल बढ़ने पर शिल्डिंग पुअर होती है, और यहां 5D ऊपर से F14, तो आप बोलेंगे पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, ठीक है। इसके कारण पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग धीरे धीरे ज्यादा हो रही है, तो आपका पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फाई Cu+ से ज्यादा होगा Ag+ का, Ag+ से ज्यादा होगा Au+ का। क्लियर हो गया। जबकि एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल वगैरह आप डिस्कस कर रहे थे, तो ये ट्रेंड नहीं था दोस्तों, वहां बिल्कुल ये ट्रेंड नहीं था। वहां आप रेगुलर देख रहे थे कि अप द ग्रुप जाने पर आपका साइज बढ़ रहा था। आप और ले लें, जिंक 2+ का इस तरह से ज्यादा हो गया, इससे ज्यादा कैडमियम 2+, और इससे ज्यादा मर्क्यूरी 2+। चलो, अगर मैं बोलूं कि Ag+ और Cd2+ में किसका ज्यादा होगा, ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल में पोजीशन देखिए ना, कॉपर सिल्वर गोल्ड, यहां पे है आपका जिंक कैडमियम मर्क्यूरी, यहां है गैलियम इंडियम थैलियम, यहां है जर्मेनियम टिन लेड। अच्छे से देखें, ये आपका है। तो अगर मैं बोलूं कि Ag+ और Cd2+ में किसका, जाहिर सी बात है दोनों बगल के मेंबर हैं, और इस पर 1+ ज्यादा है, इसका ज्यादा होगा। बहुत क्लियर हो गया, ठीक है। मैं पीछे पढ़ा रहा था तो एक चीज मैं मतलब स्लिप कर गया, वो मैं बताना भूल गया आपको। मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे ऑथर की बुक में, जैसे एक बुक है बड़ी अच्छी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कीटर वी मेहदी की बुक, ठीक है, उसको आप लोग फॉलो भी करते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। आप उसमें देखेंगे बेरिलियम 2+ की 5 वैल्यू से ज्यादा एल्यूमिनियम 3+ की 5 वैल्यू दी होगी। आप इसको बुक को पलट करके कभी देखें, ऐसे दी हुई होगी, ये गलत है। हालांकि कीटर वी मेहदी बुक अच्छी बुक है, बट बहुत सारे फैक्ट्स उसमें गलत है। हमने इससे पहले भी कई बार कोट किया, बहुत सारी चीजें गलत है, ठीक है, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट आइए, फिर वापस वहां में आ जाता हूं। तो Ag+ और Cd2+ मैंने दिया, तो Cd2+। अब अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ठीक से देखें, Ca2+ और Cu+, सही से, ठीक से, Ca2+ और Cu2+, किसकी चार्ज इसका ज्यादा है, बट इसके पास Cu+ लिया मैंने, चार्ज इसका ज्यादा है, बट इसके पास 3D10 है। कौन बड़ा फैक्टर, समझ में आया। जैसे लैटिस एनर्जी के लिए आप क्या लेते हैं, सबसे पहले 1 नंबर पर चार्ज, 2 नंबर पे पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग, 3 नंबर पे साइज। आप पोलराइजिंग पावर के लिए 1 नंबर पे क्या लेंगे, शायद पीछे लग रहा है कि वीडियो में मैंने लिख दिया 1 नंबर पे चार्ज लेने, क्या ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, शायद वीडियो में मैंने पीछे लिख दिया है सबसे पहले पोलराइजिंग पावर में, ध्यान नहीं आ रहा है लिखा है कि नहीं लिखा है, कि 1 नंबर पर सबसे पहले लेने के लिए लगाने के लिए चार्ज, लैटिस एनर्जी में सबसे पहले चार्ज लगाना है, तब पुअरिंग ऑफ शिल्डिंग। हमने एग्जाम्पल भी किया हुआ उसका, ठीक है। सबसे पहले चार्ज जैसे NaCl, CS, सबसे पहले चार्ज जैसे CaCl2 और AgCl की लैटिस एनर्जी अगर कंपेयर करनी,
तो सबसे पहले चार्ज तब सील्डिंग, जबकि इसके पास सील्डिंग। लेकिन मैंने बोला कि अगर आपको फाई कंपेयर करना है तो फाई में Ca2+ से ज्यादा फाई हो जाएगा Ag+ का। क्लियर है? तो चलो फाई में सबसे पहले अगर मैंने ऐसा बता दिया तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। D10F14 सबसे पहले 1 नंबर पे, और 2 नंबर पे लगाएंगे चार्ज, और 3 नंबर पे लगाएंगे आप साइज। क्लियर है? तो Ca2+ और Cu+ में अगर मैं पूछूं तो किसका ज्यादा? Cu+ का। अगर मैं लूं Ca2+ Zn2+, ये बहुत आसान एग्जांपल होगा क्योंकि इसके पास D10 है, तो इसका ज्यादा हो जाएगा 5। अगर मैं लूं Fe2+ Fe3+, बहुत आसान एग्जांपल है, डायरेक्ट चार्ज से बन जाएगा, इसका ज्यादा होगा 5। अगर मैं लूं, अच्छे से देखते जाएं, अगर मैं लूं Ag+ और Pb2+, बड़ा खूबसूरत एग्जांपल, ध्यान से देखें। Ag+ और Pb2+, ध्यान से अच्छे से सीखें, बहुत बढ़िया एग्जांपल, लाजवाब, अभी तक वाले एग्जांपल्स में से बेस्ट। दोस्त, Ag+ के पास, Ag+ यहां है और Pb2+, ये दोनों का मैंने एग्जांपल दिया। Ag+ के पास 5s04d10 है, और Pb2+ के साथ ध्यान से देखें क्या है, 6s2 4f14 5d10 और 6p2 होता है, तो 6p0 हो जाएगा 2+ की वजह से। तो इसके पास पुअरिंग ऑफ सील्डिंग ज्यादा है, इसके पास पुअरिंग ऑफ सील्डिंग कम है, इसके पास पुअरिंग ऑफ सील्डिंग ज्यादा है। तो आप बोलोगे, अच्छे से देखना दोस्त, आप बोलोगे इसके पास पुअरिंग ऑफ सील्डिंग ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि सर फाई Ag+ से ज्यादा से ज्यादा लग रहा है Pb2+ की। मैं बोलूंगा गलत, ऐसा नहीं है दोस्त, इसके पास 6s2 है। आपकी पुअरिंग ऑफ सील्डिंग को ढकने के लिए ये s इलेक्ट्रॉन्स जो अच्छी सील्डिंग देता है वो उसको कवर कर दे रहा है, इसीलिए जिसको ज्यादा होना चाहिए वो गिर गया वैल्यू में, और फाई Ag+ की इत्तफाकन ज्यादा है और क्लोज है Pb2+ की। आपको एक बात मैं बताऊं, बहुत हद तक Ag और Pb रिलेशनशिप के मामले में बहुत क्लोज होते हैं। Ag और Pb वेरी सिमिलर बाय प्रॉपर्टीज, वेरी सिमिलर बाय प्रॉपर्टीज। अर्थ में भी इवन जहां पे भी सिल्वर है, अगर आप सिल्वर को चाहेंगे निकालना तो उसके साथ लेड मिलेगा, लेड निकालेंगे तो उसके साथ सिल्वर मिलेगा। प्यूरिफिकेशन मेथड भी होता है क्यूपेलेशन, सिल्वर से लेड को हटाने के लिए एक मेथड लगता है मेटलर्जी में, क्यूपेलेशन, और लेड से सिल्वर को भी हटाया जाता है, उसके लिए लगता है क्या? पार्किंस। तो सोचिए जरा अच्छे से, मतलब मैंने बोला जैसे AgI का कलर येलो, PbI2 का कलर येलो, Ag2s ब्लैक, PbS ब्लैक। समझ रहे हैं मेरी बातों को? बहुत क्लोज है, बहुत मामले में ये दोनों पोलराइजिंग पावर एक्चुअली क्लोज है। तो जब डायगोनल रिलेशनशिप वहां लग रहा है, यहां भले डायगोनल रिलेशनशिप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन डायगोनल रिलेशनशिप के पीछे का लॉजिक क्या है वहां, ये जरा आप सोचे, वहां भी लॉजिक क्या है? पोलराइजिंग पावर सेम होना। यहां भी पोलराइजिंग पावर जब क्लोज है इतना, तो बहुत सारे प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाएंगे Ag+ और किसके? Pb2+ के। बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपको यहां पर आपसे शेयर करी, उम्मीद है बड़े अच्छे तरीके से आप सीख पा रहे होंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, अगले पेज में हम लोग आते हैं और आज का ये आखिरी पेज होगा, प्लीज मेक इट फास्ट। तो आइए दोस्तों, आज का के लेक्चर का आखिरी पेज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैं यहां पे एग्जांपल देता हूं आपको, अब अच्छे से देखें प्लीज। Hg2+, Pb2+, Ag+, Cd2+। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, Hg2+ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये 5d से बिलोंग कर रहा है। अब
इन दोनों का क्लोज बताया और Ag+ से ज्यादा Cd2+ क्योंकि बगल का मेंबर है, और फिर Ag+। बहुत सारे लोग इसमें गलत ऑर्डर पढ़ाते हैं, मेरे को पता है, तो अगर कोई और ऑर्डर आपने पढ़ा तो उसको सही कर लेंगे, ये वाला ऑर्डर सही। ठीक है, तो चलो ये हमने आपको पोलराइजिंग पावर कटायन का करना सिखाया, क्योंकि पोलराइजिंग पावर ज्यादा होने से पोलराइजेशन ज्यादा होगा, कटायन का एफर्ट ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंटरन्यूक्लियर जोन में ज्यादा अमाउंट में आएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन आयन, हाँ, अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, डेफिनेटली मैं दे ही दूं, छोड़ूंगा नहीं, जिंक 2+ और एल्यूमिनियम 3+। आप जरा सोचे, इसके पास चार्ज ज्यादा है और इसके पास 3d10 है, मोर Z+, कौन सा फैक्टर? अब तो आप सीख चुके हैं अच्छे से, पहले शिल्डिंग को लगाएंगे, देखो बहुत अच्छी चीज भी। अब इसके कारण मैं आगे आपको डिस्कस कर दूंगा कि ZnOH2 और AlOH3 में ZnOH2 दैट्स वाई एसिडिक कौन ज्यादा है, दोनों एम्फोटेरिक है, लेकिन ZnOH2 ज्यादा एसिडिक है इररेस्पेक्टिव ऑफ AlOH3 को मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि जहां पोलराइजेशन ज्यादा होता है एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाता है, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो आ जाओ, अब मैं लेता हूं अगला एप्लीकेशन, पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन आयन। मैंने क्या बोला दोस्त आपको पोलराइजिबिलिटी ऑफ एन आयन में? सबसे पहले कौन सा फैक्टर लगाने के लिए मैंने बोला? अनायन का साइज 1 नंबर पे लगाएं, और 2 नंबर पे लगाने के लिए मैंने बोला अनायन का नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर मान लो कि आया F-Cl-Br-I-, कौन एनायन आसानी से कटायन के द्वारा पोलराइज हो जाएगा? नीचे जाने पर R- बढ़ गया, आपकी पोलराइजिबिलिटी बढ़ गई। अच्छे से देख ले, और भी एग्जांपल्स मैं यहां पे एक साथ करूं, जैसे मान लो F-Cl-Br-I-। अगर मैं लू O♁, Cl-, सॉरी S♁, Se♁, फिर नीचे मैं लू N♁, मैं लू P♁, As♁, छोड़ दो इधर, मैं लू C पर 4-, चलो छोड़ दे रहा हूं, किधर ज्यादा होगा इसमें? नेगेटिव चार्ज जिधर ज्यादा है। फाई नहीं लिख सकते ना, फाई कैटायन के लिए होता है। पोलराइजिबिलिटी इंक्रीजेज, PS पोलराइजिबिलिटी इंक्रीजेज। तो जाहिर सी बात है, अच्छे से देखें, जाहिर सी बात है कि इसमें भी डाउन द ग्रुप हुआ, इसमें भी ऐसे हुआ, इसमें भी ऐसे हुआ। बट अगर मैं एग्जांपल में लाऊं O♁- और Cl-, बहुत बढ़िया सेक्शन डिस्कस हो रहा है। तो फिर से आप इनके न्यूट्रल एटम के साइज को देखें। न्यूट्रल एटम में क्लोरीन 3rd पीरियड, एनायन में भी क्लोराइड बड़ा होता है ऑक्साइड से। पता नहीं ये आपको याद है, आता है या नहीं? एनायन में पॉइंट ज्यादातर क्या होता है ना, कैटायन में जैसे कैसे हो गया कि पॉजिटिव चार्ज जिस पर आया छोटा हो गया, एनायन में ज्यादातर ऐसे नहीं होता है। एनायन में मोस्टली जिसमें सेल ज्यादा होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, मोस्टली एनायन में, कि जो एनायन में न्यूट्रल एटम का ट्रेंड था वही एनायन का ट्रेंड रह जाता है। समझ में आया? जैसे तो अगर पोलराइजिबिलिटी की मैं बात करूं तो मैंने क्या बोला? साइज से लगाने एनायन में, तो साइज में क्लोराइड ज्यादा, इसीलिए क्लोराइड की पोलराइजिबिलिटी ज्यादा। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। अगर मैं एग्जांपल लूं सल्फाइड और आयोडाइड की, तो पहले R0 में सल्फर से बड़ा आयोडीन, R- में सल्फाइड से बड़ा आयोडाइड। मैंने बोला जो एटम का ट्रेंड वही एनायन का ट्रेंड, और पोलराइजिबिलिटी में भी सल्फाइड से ज्यादा आयोडाइड की।
ध्यान से सुने, अगर मैं बोलूं नाइट्राइड और आयोडाइड 3- हो गया, लेकिन पहले R0 देख लो, R0 में नाइट्रोजन से ज्यादा आयोडीन, फिर देख लो R- मैंने बोला इसका ट्रेंड, फिर देख लो पोलराइजिबिलिटी, चूंकि एनायन में आयोडाइड बड़ा है इसीलिए इसका ये ज्यादा होगा। क्लियर हो गया। लेकिन अगर इसमें बोला जाए पोलराइजिबिलिटी इसकी ना ज्यादा, इसकी ना ज्यादा, सेम पीरियड का एलिमेंट है, इसीलिए यहां पर चार्ज से पोलराइजिबिलिटी डिसाइड होगी। क्लियर है। एक बात मैं बोल दूं अच्छे मैच्योर इंसान की तरह, पोलराइजिबिलिटी पोलराइजिबिलिटी लास्ट में एक शानदार जानकारी दे रहा हूं, ध्यान से सुने। यहां पर पोलराइजेशन एक चोरी है, पोलराइजेशन एक चोरी है जिसमें पोलराइजिंग पावर यह चोरी को कर रहा है, ठीक है। और पोलराइजिबिलिटी एनायन की वो टेंडेंसी है जो चोरी होने दे रहा है। तो आप एक बात तो अच्छे से समझ सकते हैं, जो चोरी होने दे रहा है अगर वो चाहे तो इतने सारे दरवाजे बुलंद कर दे, इतने सारे ताले लगा दे, अच्छे अच्छे वाले, मजबूत वाले, लिंक कटूट वाले, कई एक बार चोरी नहीं हो सकती है। सिल्वर लॉक्स इस्तेमाल कर दे, एक्वारेजिया से भी डिसॉल्व ना हो। कहने का मतलब एनायन की जो पोलराइजिबिलिटी है ना, वो एनायन के लिए अलग अलग सिचुएशन पर वो वैरी करता है कि हम चोरी होने दें कि कब नहीं होने दें, किस कैरेक्टर की चोरी है, किस चीज के लिए चोरी है, नहीं समझ में आया। जैसे मैं इसको चोरी नहीं समझ में आया, जैसे मैं इसको ऐसे समझा रहा हूं, पोलराइजिबिलिटी का जो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर फिक्स नहीं है, ना ये ना ये ना ये तीनों में से ऑर्डर रिवर्स हो सकता है, इन तीनों से ऑर्डर रिवर्स हो सकता है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी। समटाइम्स पोलराइजिबिलिटी इफेक्ट कभी कभी जो है पोलराइजिबिलिटी इफेक्ट में ऑक्साइड को पोलराइज करना क्लोराइड से ज्यादा आसान होता है चार्ज के कारण। कभी कभी सल्फाइड को पोलराइज करना ज्यादा आसान हो जाता है आयोडाइड के रिस्पेक्ट में चार्ज के कारण, और कभी कभी नाइट्राइड को पोलराइज करना आसान हो जाता है आयोडाइड से चार्ज के कारण। लेकिन यह कभी कभी होता है और इसके लिए सिचुएशन होता है, इसके लिए सिचुएशन होता है। वो सिचुएशन क्या है ये आप धीरे धीरे पोलराइजेशन में जब डुबकी लगाते जाएंगे तब समझेंगे। मैं आज एक बहुत स्ट्रेट मैसेज दे रहा हूं। बहुत सारे लोग तो पोलराइजिबिलिटी का ऑर्डर गलत पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग सही भी पढ़ते हैं, ये वाले ऑर्डर पढ़ते हैं। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि अच्छे टीचर कभी भी पोलराइजिबिलिटी में ऐसे एग्जाम्पल्स नहीं पढ़ाते, ना ये पढ़ाएंगे ना ये ना ये। एक्यूरेसी अफेक्ट होती है, वो ये वाला एग्जाम्पल सिर्फ कर देंगे, स्ट्रेट वाला, कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स नहीं करेंगे क्योंकि एक्यूरेसी अफेक्ट होती है। इसीलिए मैंने बोल दिया आप ये जान ले, जनरलाइजेशन में ये चलता है, लेकिन कभी कभी हम चोरी होने दें। पोलराइजिबिलिटी वाला इफेक्ट डिपेंड इस पर करता है कि किस पर्पस के लिए वो चीजें हो रही है, पर्पस पर डिपेंड करता है ये पोलराइजिबिलिटी। इस बात को जब मैं आगे वो टॉपिक लाऊंगा तो बहुत क्लैरिटी के आप सीख पाएंगे, बहुत आसानी से आप सीखेंगे जब मैं वो टॉपिक लाऊंगा। जैसे कलर वाला प्रॉपर्टी होता है, तो कलर में इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग जब होती है तो पोलराइजेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पोलराइजेशन कलर प्रॉपर्टी से होता है। तो कलर के लिए जो इलेक्ट्रॉन चाहिए एक्चुअली वो उस पर डिपेंड करेगा, कलर में इंटेंसनेस, जब आपका डेंसिटी ज्यादा हो, मतलब चार्ज डेंसिटी वहां मैटर ज्यादा करेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्टिंग। इसीलिए ऑक्साइड आसानी से कलर देगा इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लोराइड, नाइट्राइड आसानी से कलर देगा इररेस्पेक्टिव ऑफ आयोडाइड, सल्फाइड आसानी से कलर देगा इररेस्पेक्टिव ऑफ
आयोडाइड। आपने सुना होगा Ag2S ब्लैक होता है, AgI ब्लैक नहीं होता है। Ag3N ब्लैक होता है, AgI ब्लैक नहीं होता है। Ag2O ब्राउन होता है, AgCl व्हाइट होता है। जबकि पोलराइजेबिलिटी क्लोराइड के पास ज्यादा है तो AgCl को कलर होना चाहिए, और उल्टा Ag2O में कलर है ब्राउन है। पोलराइजेबिलिटी आयोडाइड के पास ज्यादा है तो AgI को ब्लैक होना चाहिए, Ag3N को नहीं, उल्टा नाइट्राइड ब्लैक है और आयोडाइड उसका नहीं। समझे? जो लोग नहीं समझ पाए, जब वो टॉपिक ओपन होगा तो दूध का दूध पानी का पानी वहां हो जाएगा। इसीलिए ज्यादा सर दर्द नहीं लेना है। उम्मीद है आज की क्लास बहुत शानदार आपके लिए रही होगी। हाँ या ना एक बार मित्रों फेंक दे मोदी जी की तरह मेरे तरफ। शुक्रिया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कोवेलेंट कैरेक्टर, थर्मल स्टेबिलिटी और बहुत सारी चीजों के साथ, पी ब्लॉक में एप्लीकेशन, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक में एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू सो मच। ऐसे ही प्यार बनाए रखें और हमारे लेक्चर को कभी किसी भी हाल में मिस ना करें। गुड नाइट।